आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील और उस पर हो रही सियासत। जी हां, प्रधानमंत्री ने अपील की देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की, फिजूल खर्ची कम करने की, कोरोना काल की आदतों को अपनाने का एक बार फिर से आह्वान किया, क्योंकि दुनिया के कई बड़े देश आज तेल संकट, महंगाई और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री की अपील थी, विरोधियों को इसमें कुछ खास रास आ नहीं रहा था, तो उस पर सियासत भी जमकर शुरू हो गई। विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि सरकार को इस संकट की याद चुनाव के बाद क्यों आई। टाइमिंग को लेकर सवाल है, लेकिन सरकार भी विपक्ष के वार पर पलटवार कर रही है। लेकिन इस बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री देश को आने वाले वैश्विक संकट के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या आत्मनिर्भरता और बचत ही आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार है? और क्या ऐसे मुश्किल समय में भी राजनीति से पहले राजनीति की बात करना सही है? हमारे साथ खास मेहमान होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ अपील की है, किस तरह से अखिलेश से लेकर खरगे, राहुल, तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो इस अपील पर अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड किस तरह से लेते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को क्यों कटघरे में खड़े कर रहे हैं, टाइमिंग को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री ने क्या अपील की वो सुनिए। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। तो प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अपील रास नहीं आ रही है। उसमें उन्हें सियासत नजर आ रही है और किस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उनके सवाल भी जायज हैं, तो उसका जवाब भी हम लेंगे। सत्ता पक्ष से भी हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, नेता जेडीयू के, प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं, और सुनील सिंह हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट से हमारे साथ। ये सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। जफर सर, सबसे पहले सवाल आप ही से है कि भाई राजनीति, चुनाव नीति खत्म होने के बाद याद आई? देखिए, पहले तो इसको किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल से तो बंद नहीं है, परसों से तो बंद नहीं है, और इसके बारे में पहली बार चर्चा तो नहीं हो रही है। पूरे देश, पूरी दुनिया को मालूम है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड के बाद जो तेल की ट्रांसपोर्टेशन होती है, कच्चे तेल की, उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है और इससे कच्चे तेल की कीमतें जो है पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ईरान, इजराइल और जो यूएस का जो वॉर है, उससे जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है। सप्लाई चेन डिसरप्शन तो बिल्कुल ये सारी बातें शुरू से पता थी। विपक्ष भी तो यही कह रहा है, जब पूरी दुनिया इंतजाम कर रही थी, करेक्टिव मेजर्स ले रही थी, अपील कर रही थी, तो अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, सरकारें बन गई, तब याद आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में संकट है। ऐसे इस नतीजे पर कौन पहुंच रहा है और किस वजह से पहुंच रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ऑपोजिशन के लिए। भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसा तो नहीं कि कोई रेट बढ़ा दिया हो। भाई, आपको संकेत दिए कि पहले भी बताया कि भाई इतने दिन का है, कोई कमी नहीं है, आज भी कोई कमी नहीं, कोई अर्थव्यवस्था पे, कोई हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा ना कि कुछ आप बोलेंगे कि अरे कल तो आपने बताया नहीं कि तकलीफ आ सकती थी। भाई, देश को जानकारी देना ये धर्म है, ये धर्म है सरकार का। तो सरकार अपना धर्म निभा रही है
कि देश को ये जानकारी देते हुए कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन जो लोग कह रहे थे कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, आप देख रहे कितना बार सीज फायर होता है, खत्म होता है, सीज फायर होता है, खत्म होता है। डिसरप्शन जो है वो 1 दिन लगता है ठीक हो गया, अब सीज फायर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे कि चुनाव की वजह से सीज फायर हो गया था? नहीं, एक सवाल उठा रहा हूँ, वही सवाल ही लेके जाऊंगी आपका। अरे भाई विपक्ष के पास सवाल ही लेके जाऊंगी। सीज फायर जो हुआ उससे लोगों को राहत आ गई, पूरी दुनिया को राहत आई, सिर्फ भारत देश को नहीं। लेकिन अगर फिर से डिसरप्शन दिख रहा है तो जाहिर है इसके संकेत है कि बहुत ज्यादा दिन डिसरप्शन। हमने नहीं बताया कि 75 दिन का तेल है, बताया कि नहीं? हमने नहीं बताया कि गैस की कमी नहीं, तेल की कमी नहीं, और हम सोर्स भी करते जा रहे हैं। लेकिन इस बात की जानकारी देना जरूरी कि अगर थोड़ा आप संयम बरतेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था से के साथ साथ आपके संयम बरतने से डॉलर पे जो है जो अप्रिशिएट कर, रुपये पे जो भार पड़ रहा है, रुपये उस पे कम भार पड़ेगा, कम इंपोर्ट आपके तर्क विपक्ष को कितने समझ में आ रहे हैं, जनता को कितने समझ में आ रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, भाई ठीक है, राजनीति करने का ठीक है सर ठीक है, उनका काम है राजनीति करना, ठीक है, उनको आपके काम में, आपके स्टैंड में, आपकी सरकार के स्टैंड में राजनीति नजर आ रही है। अब राजनीति तो खूबसूरती है, हर चीज में हो जाती है। पिनाज जी, मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति, इनको हम कह रहे हैं देशभक्ति करना सीखिए। देशभक्ति में तो देशभक्ति चुनाव भक्ति के बाद याद आ रही है लोगों को, ये दिक्कत है। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, भाई वो कह रहे हैं कि जब तक हम पैनिक में नहीं डालना चाहते थे जनता को, जब तक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स थे 75 दिन के, तब तक हमने जनता को पैनिक मोड में नहीं डाला और हमें लग रहा था कि वॉर रुक जाएगी, सीज फायर भी हो गया था। अब जब लग रहा है कि नहीं, दूसरी अपील जो है ट्रंप ने ठुकरा दी है, हालात थोड़े और फिर से युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो और अब स्टॉक भी थोड़ा कम हो रहा है, तो अब इन्होंने बता दिया, जनता से अपील कर रही है। और अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि संकट आ गया, बस कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरत लो। दिक्कत क्या है आपको इसमें? अच्छी बात है, तो पैनिक मोड से बचाया जनता को। शास्त्री का हिंदुस्तान बहुत गरीब था, नया नया देश आजाद हुआ था, देश में पैसा नहीं था हमारे पास, कोई अमेरिका की तरफ से बड़ा कोल्ड शोल्डर था, चाहते थे कि भारत अमेरिका की कॉलोनी बने, लेकिन हमने मोदी साहब की तरह उनको एंटरटेन नहीं किया, कोल्ड शोल्डर दिया और अपने आईआईटी आईएम्स बनाने की तरफ नेहरू जी बढ़ गए। लेकिन जब युद्ध हुआ और शास्त्री जी थे, देश में अनाज की कमी हुई, विदेश से आया नहीं, हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, तो उस वक्त शास्त्री जी ने आह्वान किया देश में कि सोमवार के दिन व्रत रखेगा हिंदुस्तान, और पूरे देश ने रखा। और औरतों ने अपने सोने के कंगन, गहने, बालियां निकाल करके कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जा करके दी कि देश सशक्त हो सके। देश के लोग हमेशा देश के साथ हैं, लेकिन वो शास्त्री जी थे और आप नरेंद्र मोदी हैं। तो क्या हो गया? शास्त्री जी ने अपील की, देश ने सुनी, वो अपील आपको अच्छी लग रही थी, मोदी जी की अपील अच्छी नहीं लग रही? बिल्कुल क्या दिक्कत है उनकी अपील में? क्यों आपको शक नजर आ रहा है? शक शुबा से क्यों देख रहे हैं उनकी अपील? फर्क ये है कि वहां पे अपील जनता से तब की गई थी जब अमेरिका के सामने छाती ठोक के खड़े हुए थे और इस चैलेंज को लिया था। पहले शास्त्री जी ने, बाद में मिसेस गांधी ने। तब आपने लोगों से अपील की कि हम लड़ रहे हैं और देश के स्वाभिमान की बात है, साथ में खड़े होंगे। यहाँ पे नतमस्तक होने के बाद आकर के सारे फ्री बाइट अनाउंस करके, इलेक्शन का वेट करके, सिलेंडर का दाम बढ़ाएंगे, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे, वेट कर रहे थे कि रिजल्ट किसी तरह से आ जाए, मैनिपुलेट करके सत्ता में आए, उसके बाद हम अपील करेंगे। तो ये नौटंकी बाजी है। आप देश को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, आप देश को धोखा दे रहे हैं। आप अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी लगभग बन चुके हैं, कर्ज के मित्र देशों से आपकी अब बनती नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, कर रहा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये वही बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं कि 12 साल में आपने देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं, खुद जवाबदेही से बच रहे हैं। देखिए, 12 साल में देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर पहुंची है। इसके लिए राहुल गांधी जी को थोड़ी बधाई दे देनी चाहिए, फिर उनसे बात करते। वैश्विक संकट जब आया हो, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देश से अपील की थी कि इसका असर भारत या अन्य राज्यों पर वैश्विक संकट का पड़ता है। तो वैश्विक संकट की स्थिति में यदि प्रधानमंत्री महोदय ने 4-5 अपील की है कि सोना थोड़ा कम खरीदे, क्यों? क्योंकि पिछली बार 41 अरब डॉलर का आयात हुआ, उसमें डॉलर हमें देना पड़ता है। उन्होंने कहा पेट्रोल थोड़ा कम खर्च करे, वर्क फ्रॉम होम कर ले, थोड़ा खाद पर नियंत्रण करें, सौर ऊर्जा लगाएं। अगर देशवासियों से देश का नेता, प्रधानमंत्री वार्तालाप ना करे, अच्छी बातें नहीं बताए, मार्गदर्शन ना करे और वैश्विक संकट की जानकारी के अंदर जो देश की हालात है उसके बारे में ना बताए, तो प्रधानमंत्री क्या करे फिर? बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहीं होल्ड ऑन, यहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपील है। हम तो कह रहे हैं कि भाई ये अपील जो विपक्ष ने यहाँ पे एक पॉइंट उठाया है, वो कह रहे हैं कि ये अपील जो है वक्त रहते कर लेते।
राहुल गांधी तो कह रहे हैं कोरोना काल में भी ऐसे किया था, वो बेचारे चिता रहे थे, उन्होंने तब भी चिताया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ कि कुछ देख लीजिए, संकट आ रहा है, ये आ रहा है। तो आप इलेक्शन के बाद जागते हैं, उन्हें टाइमिंग से प्रॉब्लम है, अपील से प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी आया है ना। नहीं, जब तक नहीं आ रहा तब तक टाइमिंग पे प्रॉब्लम है सर। प्रश्न उठाता हूं, कांग्रेस किस दिन तैयार हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन पर? देश में इलेक्शन चलता रहता है, आप उसका बहाना ले रहे हैं। हर राज्य में हर साल कोई ना कोई चुनाव रहता है, तो आप कहेंगे वो टाइमिंग है। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हो जाए, वो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि देश का प्रधानमंत्री देशवासियों के प्रति चिंतित है, ईमानदार है और पारदर्शी व्यवस्था में उन्होंने ये बात बताई है। देश इसका स्वागत करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देश को पता है कि मेरा प्रधानमंत्री मेरे प्रति जिम्मेदार रहा है और आगे भी जिम्मेदार रहेगा। 28 फरवरी से जो युद्ध चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, वो कभी हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है, तनाव जारी है, कोई एक मसौदा नहीं तैयार हो पाया कि शांति स्थापित हो पाए। वैसी परिस्थिति में भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात अगर है। भारत चौकन्ना नहीं रहेगा तो विवेक जी की तरह क्या करें? हम लोग गाल बजाएं, वो लोग गाल बजाते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, सुनील सिंह जी भी हमारे से समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाने की मैं कोशिश करूंगी। जरा एक डेटा यहाँ पे अपनी टीम को कहूंगी कि दिखाएं कि जहां पर जो दूसरी दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं उन्होंने कब कब क्या क्या कदम उठाए। जैसे ही संकट आया, ऐसा नहीं था कि सब तमाम लोग जब ये संकट आया उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी शुरू की, पेट्रोल के दाम वहां पे बढ़ने शुरू किए, कहीं एनर्जी लॉकडाउन जो है वो लगाया गया। वो डेटा भी हमारे पास मौजूद है तमाम पूरे दूसरे मुल्कों का। मैं अपनी टीम से अपील करूंगी कि जरा वो डेटा भी हमारे सामने रखें, जिसमें हम जरा एक पिक्चर दिखा सकें कि भाई इस तरह के करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो सभी मुल्कों ने लिए, सभी मुल्कों ने, जिसमें बड़े विकसित मुल्क भी शामिल हैं, विकासशील देश भी शामिल हैं, छोटे देश भी शामिल हैं, बड़े देश भी शामिल हैं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, 42% पेट्रोल महंगा हुआ है। चीन में 23% की दर से पेट्रोल जो है महंगा हुआ है। डीजल के महंगाई के दाम भी हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह। भारत है जहां पर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है। तो यहां पर एक बात बताइए यहाँ पर विवेक जी, अगर अभी, क्योंकि अभी सुनील जी नहीं जुड़े, नहीं तो मैं उनके पास भी जाती, विपक्ष की तरफ से भी आप अकेले बैठे हुए हैं भाई, अगर पूरी दुनिया ने करेक्टिव मेजर लेने शुरू किए, वहां भी इसका असर हो रहा है, एक वैश्विक संकट है, आपको तो बधाई देनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री ने इतने लंबे वक्त तक आपको उस झटके से बचा के रखा। भाई एक शॉक की एक सीमा होती है ना, उसको शॉक एब्जॉर्ब करने की। अब मुल्क की शॉक एब्जॉर्ब करने की सीमा जो है थोड़ी कम हो रही है फाइनली। इतने बड़े बड़े मुल्क नहीं कर पाए तो हम भी अभी तो बढ़ ही रहे हैं तरक्की की राह पर। तो इसमें गलत क्या नजर आ रहा है आपको? आपके सामने डेटा है, मैंने रख दिया आपके सामने। आपने डेटा दिखाया, आपने कहा साहब कि सारे मुल्कों ने रेट बढ़ाए, हमने नहीं बढ़ाए। लेकिन आप ये भी तो देखिए, हमने ऑलरेडी बढ़ा रखे थे। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम ज्यादा हो या कम, भारत ने नहीं, आप डिसाइड कीजिए पहले, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। आप डिसाइड कीजिए, आपको प्रधानमंत्री की अपील से प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री की अपील की टाइमिंग से प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री जब दुनिया करेक्टिव मेजर ले रही थी तब प्रधानमंत्री ने करेक्टिव मेजर नहीं लिए, इस बात से प्रॉब्लम है, या पिछले 2-3 सालों में पेट्रोल की कंपनियों ने जब कच्चा तेल सस्ता था तब भी दाम नहीं बढ़ाए, किससे प्रॉब्लम है? डिसाइड। प्रॉब्लम है हमें, सरकार की फॉरेन नीति से प्रॉब्लम है। आप बता, विपक्ष आपको हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, हमारी कोई क्या क्लैरिटी है? हाँ। ना आप अमेरिकन लॉबी के साथ, ना आप इजराइल के साथ। अरे लॉबी छोड़िए, मैं पूछ रही हूँ, हम अपने देश के साथ है ना। मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रधानमंत्री देर से जागे, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम दिया दूसरे मुल्कों की तुलना में। नहीं, आप सुनिए, लेट मी स्पीक। जब हम गए अवार्ड लेने के लिए इजराइल में खुशी, अरे अब उससे आगे की बात करिए ना, उस पर कई बार आप क्रिटिसाइज कर चुके हैं, बोल चुके हैं। नए प्रॉब्लम पे आए, आज की बात करें। बाबा, कैलामिटी के अंदर आपके साथ कौन खड़ा है? 71 के वॉर में भाई अभी भी शिप्स आ रहे हैं ना सर, शिप्स आ रहे हैं निकल के। ठीक है, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। विवेक जी, you are a very well-read person. I'm just straightforwardly asking you, not about the diplomatic policy of India. I am just asking you कि आपके सामने मैंने एक तस्वीर रखी है, आप ये बताइए आपको दिक्कत किस चीज से है? प्रधानमंत्री की अपील से, प्रधानमंत्री की देर से की गई अपील से, जब पूरी दुनिया शॉक में थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तब हमारे मुल्क को बचाए रखने से? दिक्कत तीनों में से कौन सी वाली चीज से है, ताकि मैं जफर साहब से जवाब ले सकूं? तीनों से दिक्कत नहीं हो सकती। तीनों से दिक्कत है? क्या कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, तीनों से दिक्कत है जफर साहब, तीनों से दिक्कत है भाई। उन्हें प्रधानमंत्री की टाइमिंग से दिक्कत है अपील की। जब पूरी दुनिया जाग रही थी तब प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्यों नहीं करेक्टिव मेजर लेने की बात की? ये अपील 2 महीने पहले भी हो सकती थी, तब क्यों नहीं की? अरे बाबा, अपील क्या, हमारे साथ खड़ा कौन रहा है? देखिए ऐसा रशियन है कि ये लोग वो लोग हैं
अरे भाई सुन तो लीजिए, अभी विवेक जी बोल दिया, आपके समय कोई नहीं बोल रहा था, आप अपनी बात सुन लीजिए दूसरे की। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इनको जीत में भी उन्हीं का, पट में भी उन्हीं का, सब समय में ये क्रिटिकली होते हैं। ये सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देशभक्ति इनको आती नहीं। ये संकट पूरी दुनिया को आ रहा, दुनिया समझ रही है, लेकिन ये, अरे भाई तुम्हारा चीन है ना, तुम्हारा देश तो तुम्हारा चीन है, चीन ने भी 23% दाम बढ़ा दिया है, तुम्हारा चीन ने भी बढ़ा दिया, जिसके गोद में बैठ के आप देश को गाली देते हो, वो भी 23% बढ़ा दिया। जरा देख तो लो बाबा, चीन का कितना बढ़ा भाई, जरा देखो तो 33.2%। अब देखो चीन बढ़ा दिया तो उनको तो सबर होना चाहिए ना कि हमारे देश ने बढ़ाया, चीन बनाने नहीं। तो इसलिए समझना चाहिए आपको, खाली क्रिटिसाइज करने से नहीं चलता है भाई। विवेक भाई, देश को समझिए, देश में रहते हैं, देश की अच्छी बातें को भी, और देश में संकट है तो समझिए। खाली क्रिटिकल होने का मतलब यही होता है कि आपको देश से मतलब नहीं है, आपको देश में कहीं ना कहीं जो एकदम संतुलित सरकार चल रही है उसमें कहीं बाधा डालने की चिंता रहती है आपकी। इसीलिए जनता ने आपको पूरे देश में उखाड़ के फेंक दिया। अब एक केरल में बचे तो वहां भी उखाड़ के फेंक दिया। कहां बचे हो बताओ, कहां बचे हो बताओ? कहीं नहीं बचे ना। क्यों? ये पॉलिसी की वजह से। न केरल, न त्रिपुरा, न बंगाल, कहां रहोगे आप? जनता के बीच में तो हो नहीं, तो आवाज क्यों उठा रहे हो? जनता समझ गई कि देशभक्ति के नाते नहीं आवाज उठाओगे, खाली आवाज उठाओगे क्या सरकार को कटघरे में? भाई खड़ा करो सरकार को कटघरे में, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी देश को, देश की। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, राजनेता अपने अपने हित के हिसाब से फैसले लेते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक आम आदमी के जहन में सवाल आना बहुत ही नेचुरल है कि जब पूरी दुनिया दाम बढ़ा रही थी, जब पूरी दुनिया करेक्टिव मेजर्स ले रही थी, जिसमें यह था कि भाई ऑफिसेज बंद रहेंगे, ऑल्टरनेट डे जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, पाकिस्तान, चीन, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आप कहीं के भी मुल्कों के नाम लीजिए, पूरी लंबी फहरिस्त है, ठीक है। सब जब उस वक्त ले रहे थे, तब हमने उस वक्त क्यों नहीं लिए? ये अपील उस वक्त क्यों नहीं हुई? अगर तब से कर लेते तो कुछ बच जाता, अब तक अच्छा ही हो जाता, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाता। नहीं, हम 44 मिलियन बैरल के करीब तेल और गैस अपनी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके पहले ही बचा रहे हैं पिनाज। ऐसी बात नहीं है, करेक्टिव मेजर्स हम लेकर के चल रहे हैं डे 1 से। अब अगले 2 मिनट में मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। तो 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ, हम लोग लगातार चर्चा करते चले आए, अपने पास 2 महीने का रिजर्व था, और बार बार सरकार की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए। उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक हुई तो हमने अपने डिप्लोमेटिक मेजर्स का बहुत अच्छे से लेवरेज करते हुए अपने वेसल्स को आवागमन की परमिशन जो है वो हमको मिल गई, और हमारे वेसल्स आने लगे, हालांकि डिसरप्टेड थे पर वो आने लगे। तो फिर घोषणा हुई कि अगले और 2 महीने का रिजर्व हमारे पास है। इसके अलावा हमने अपने एलपीजी, ऑयल एंड गैस की सप्लाई को और डाइवर्सिफाई कर लिया। अल्जीरिया जैसे देशों से हमने एलपीजी मंगाई, रशिया से हमने अपना ऑयल एंड गैस का लेना बढ़ा लिया। पिनाज, अभी स्थिति यह है कि आज यूएई ने पाकिस्तान के 15,000 नागरिक डिपोर्ट किए हैं। आपने भी वो खबर पढ़ी होगी। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका, लगभग 8 बिलियन यूएसडी का रेमिटेंस। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से है ही नहीं। मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रही हूं, मैं आपको एक डेवलपमेंट बता रही हूं। वहां पर यूएई और सऊदी के बीच एक अलग युद्ध क्षेत्र डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर ऐसा होगा तो ऑयल एंड गैस की जो सप्लाई है, सप्लाई चेन पहले ही बाधित है, वो और डिसरप्ट होगी। हम इसे समझें, क्योंकि ये जो स्टेक होल्डर कंट्रीज है खाड़ी देशों के, अगर ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, आपने वो भी खबर पड़ी होगी कि इजराइल ने भी आयरन डोम यूएई को प्रोवाइड किया है ना, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट का नया थिएटर और बन रहा है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि जब 1965 के युद्ध के समय, तब जबकि पंचवर्षीय योजना हमारी लागू थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को एक तरह से ऑर्डर दिया था कि एक समय रोटी खाएं, एक समय की रोटी छोड़ दें, तो विवेक भी बता रहे हैं कि बड़ी खुशी खुशी उस बात को वो मान सकते हैं क्योंकि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। आज जब श्री नरेंद्र मोदी 7 अपील करते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, अंशु जोशी जी, प्रॉब्लम ये है ही नहीं अपील पे, सवाल अपील पे नहीं, अपील की टाइमिंग को लेकर है। भाई 2 महीने इसलिए नहीं करा कि रिजर्व एग्जॉस्ट होने का वेट कर रहे थे कि भाई पहले जो है, जब तक देखिए पॉजिटिवली देखिए कि भाई पैनिक मोड में क्यों डालना है जनता को। एक पर्सपेक्टिव ये है कि पैनिक मोड में है ही नहीं, हम पैनिक मोड में नहीं है। अभी भी 700 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना
कम खरीदें, तो उसका हमारे फॉरेक्स रिजर्व से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन हम विदेशी मुद्रा को बचाएं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर संकट गहराता जा रहा है। अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्चुअल थिएटर्स है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर यूएई और सऊदी के बीच में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसमें इधर से पाकिस्तान और उधर से इजराइल भी इंगेज होंगे, तो आप सोचिए कि एक और मिनी वॉर थिएटर खुल जाएगा, और ये देश जो तेल और गैस हमारे जैसे देशों को भेजते हैं उसमें डिसरप्शन आएगा। तो ये सारी स्थितियां भांपते हुए मुझे लगता है कि टाइमिंग की जो बात हो रही है ना, उसका इलेक्शन से लेना देना नहीं है। पश्चिम एशिया में जिस तरह से हर दिन ये स्थितियां बदल रही हैं, इससे लेना देना। और आप एक और चीज याद रखिए, वो सारी शांति वार्ता जो है वो विफल है। कोई सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं है। लगातार 4 दिन से दोनों देशों के बीच में अटैक्स हो रहे हैं। आपने इन भी न्यूज पर टैब रखी होगी। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का थिएटर नया और भीषण स्वरूप में शुरू हो सकता है। तो यही कारण है कि टाइमिंग की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसका मैं आपको उत्तर दे रही हूं कि इस समय प्रधानमंत्री ने ये अपील क्यों की। इसका सीधा सीधा लेना देना पश्चिम एशिया में जो चीजें बदल रही हैं उससे है। ठीक है विवेक जी हम एक अच्छी खासी ग्रोइंग, एक मिनट सुन लीजिए, गर्दन हिला लीजिएगा। मेरा भी एक मैंने भी रेफरेंसेस ड्रॉ किया है, वो आपके सामने रख रही हूँ, आप मना कर दीजिएगा। मुझे पता है आपको मना ही करना है लास्ट में। लेकिन ये बताइए कि अंशु जी ने जिस तरह से कहा कि भाई ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन हो। हम उस वक्त तक इसको खींच के, जब दुनिया में स्लो डाउन हो रहा है तो हम चाह रहे थे कि उसके मौके का फायदा उठाएं, आपदा में अवसर तलाशें और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते रहें। कुछ भी इस तरह के करेक्टिव मेजर्स ना लें, हमारी सप्लाई चेन बाधित ना हो, प्रोडक्शन यूनिट अच्छी चलती रहे। तो इसलिए तब हमने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए और उसको चालू रखा। हालात बद से बदतर होते चले गए, हम मॉनिटर कर रहे थे। जब लगा कि नहीं अब स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं, अब लेने की जरूरत है, तो ले लिया। इसमें क्या गलत किया बताइए? नहीं, अब ये बिल्कुल ही गलत किया आपने। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं साहब कि एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कब तक युद्ध चलेगा। दूसरी तरफ कह रहे हैं साहब वी विल कीप ऑन ओवर स्पेंडिंग, वी हैव टू मेंटेन आवर इकोनॉमी। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें और एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि नेहरू जी और कांग्रेस अमेरिका से कंपटीशन की सोचते थे, डेवलप्ड नेशन से कंपटीशन की सोचते थे। नरेंद्र मोदी मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। भारत क्यों ले रहा है? आपके पास आ रहा है। जब चीन ने रेट्स बढ़ाए, ये दो मुहां पर नहीं चलेगा। अब विवेक ने कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया कि भारत ने तेल और गैस की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई, एलपीजी की कीमतें क्यों नहीं बढ़ाई? जब चीन, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों ने अपने एलपीजी के इस्तेमाल पर, गाड़ियों के इस्तेमाल पर राशनिंग कर दी थी, तब विवेक को समस्या नहीं थी। अंशु जी उनका एक वैलिड पॉइंट है। अंशु जी वो ये कह रहे हैं तेल कंपनियां जब क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो $80 प्रति बैरल से भी कम आ गए थे, तब भी तेल कंपनियों ने कभी उसका फायदा जनता को नहीं दिया। उसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और वही पैसा आज काम आया। उनका ये लॉजिक है। ठीक है विवेक, मैं आपका सवाल लेके गई हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि करेक्टिव मेजर हम डे 1 से लेकर के चल रहे हैं, अलग अलग तरीकों से, जिससे जनता पर सीधे सीधे किसी प्रकार का कोई झटका ना आए। और आज भी जो अपील की गई है वो अपील है। ठीक है सैयद जफर इस्लाम साहब, पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे ना, ये तो सिर्फ अपील है। भाई जनता से अपील की है, थोड़ा सा योगदान दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। बचत करने के लिए कहा गया है, महंगाई नहीं बढ़ेगी। देखिए ऐसा है, हाँ। देखिए संयम बरतने का फायदा होता है। तो अभी सरकार ने कोई ऐसे संकेत तो दिए नहीं कि तेल का दाम बढ़ रहा है या डीजल का दाम बढ़ रहा है। ये ऑपोजिशन वाले तो इतने, इनकी मानसिकता इतनी नीची है कि इलेक्शन से पहले जब ये उछल के सब लोगों को गुमराह कर रहे थे कि 4 तारीख को तेल का दाम बढ़ जाएगा, डीजल का दाम बढ़ जाएगा, बढ़ गया क्या? क्यों बोल रहे थे आप उस वक्त? तो अभी नहीं बढ़ेगा ना। आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते, एक सीनियर लीडर होने के नाते आप एश्योर कर रहे हैं ना जनता को नहीं बढ़ेगा दाम। ये सिर्फ एक सलाह है, एक सेकंड बस, एक अपील है। एक सेकंड दरअसल मैं अपनी बात खत्म कर लूं। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त इन लोग गुमराह कर रहे थे, जिनको कुछ से आजादी दी थी झूठे बातें करने के लिए। क्यों गुमराह कर रहे थे? प्रधानमंत्री के खिलाफ एक जो है ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा रहे थे कि तेल का दाम बढ़ा देंगे 4 तारीख को। नहीं बढ़ा भाई। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है, हम सरकार के बारे में, सरकार की सही नीति जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये डायनामिक है, इवॉल्विंग सिचुएशन है। कोई एक सिचुएशन नहीं है कि हर वक्त कभी चीज पैर होता है, कभी नहीं होता, कभी कुछ होता है, कभी कुछ सर, होता है। मैं डेटा आपके पास रखूंगी। विपक्ष का सवाल उठाना और शक्शुबा करना क्यों बनता है, एक डेटा आपके पास रखूंगी। जब अलग अलग स्टेट में चुनाव थे, उस दौरान जब तक कैंपेन चला, वोटिंग नहीं हो गई, तब तक दाम नहीं बढ़े, उसके बाद बढ़ गए। वो डेटा भी मैंने तैयार किया है। देखिए मेरा काम है दोनों पक्षों के सवालों को सामने रखना, ताकि जनता समझ सके कि क्लियर पिक्चर क्या है। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए दाम बढ़ेंगे कि नहीं, ये सरकार सही समय पे सही फैसला लेती है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज संयम बरतने को कहा है। अगर लोग संयम बरतेंगे, कंजम्पशन कम होगा, रुपी इंपोर्ट कम करना पड़ेगा तेल को, क्रूड ऑयल को, और रुपी में प्रेशर कम होगा, तो जाहिर है उसका फायदा जो है जो कंज्यूमर को जाएगा, मतलब देशवासियों को जाएगा। अब तक दाम नहीं बढ़े, आगे उम्मीद करनी चाहिए कि इसी तरह से अगर मेंटेन किया, प्रधानमंत्री जी की बातें मानी, तो जाहिर है उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि कब, आप कह सकती हैं कि कब तक अमेरिका और ईरान का वार चलेगा, कोई कह सकता है। अभी आपके इसमें नहीं, मैं इतिहास के पन्नों से कुछ डेटा दे सकती हूँ। मैं नहीं बता सकती, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ। इतिहास के पन्नों से कुछ डेटा दे सकती हूँ जिस पर विपक्ष थोड़ा जिस पर विपक्ष को आपत्ति हो रही है, विपक्ष आपको शक की नजर से देख रहा है। भाई देशभक्ति नाम की चीज नहीं, इतना पूरे दुनिया में क्राइसिस आया है। विपक्ष सवाल उठाए तो वो देशभक्त नहीं रह जाएगा सर, ऐसी थोड़ी बात है। सकारात्मक विपक्ष है, आप इतने टाइम विपक्ष में रहे हैं, मतलब विपक्ष का काम है सवाल उठाना, चेक एंड बैलेंस रखना। किस बात के लिए बोल रहा हूँ कि जब पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं तकलीफ के दौर से दुनिया गुजर रही है, ऐसे में संकट जब आ रहा तो सिर्फ भारत पे नहीं पूरे दुनिया पे आया। संकट के समय बाकी लोग तेल के दाम बढ़ा दिए, वहां की जनता कह रही है। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। आपको मैं सत्य प्रकाश मिश्रा जी के पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत देर से जुड़े हैं मिश्रा जी, अगला नंबर आप ही का होगा, उनको जरा एक बार इन्वॉल्व कर लूं। सुनील जी भाई, ठीक है, सरकार ने एक अपील की है, अपने देश की जनता से अपील की है, इतने दिन तक जनता को महंगाई की मार से बचाए भी रखा ना, जब दुनिया का हर मुल्क जो है पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा था, डीजल के दाम बढ़ा रहा था, जब दुनिया का हर मुल्क अलग अलग तरह के एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन जिसे नाम दिया गया था, तो उस तरह के लॉकडाउन लगा रहा था, तब हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो भाई इतने दिन अगर आपकी सरकार ने आपको उस शॉक से बचाया और अब अपील कर रहा है, अभी भी शॉक दे नहीं रहा है, अभी भी अपील कर रहा है, तो आप लोग कहीं तो साथ दे दीजिए ना सरकार का। भाई देखिए, हम केवल एक बात कहेंगे कि अगर देश संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो पूरा देश खड़ा है। लेकिन ये बात कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, ये बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता आज कह रहे हैं। इससे पहले क्या कहते थे टीवी डिबेट में कि हमारी अर्थव्यवस्था तो दुनिया में बहुत आगे चली गई, तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करता था। आज भी कह रहा हूं भाई, रुपया गिर रहा है, डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है। अरे भाई सुन लीजिए, आप लोगों की दिक्कत यह है, कि आपको लगता है कि आपके भ्रष्टाचार में, आपके झूठ में, आपके बहकावे में जो आ जाए। अच्छा सुनील जी मुझे बताइए, सुनील जी प्रधानमंत्री की इस अपील का नुकसान क्या होगा, ये बताइए। इस अपील का नुकसान क्या है, इसके नेगेटिव्स गिनवाइए। सुनील जी इस अपील का नुकसान क्या है? अगर चलिए उन्होंने देर से ही की, उन्होंने अपने इलेक्शन इंतजार खत्म होने का इंतजार ही किया, उससे जनता को 70 दिन महंगाई से बचा के रखा ना। अब आप बता दीजिए कि फिलहाल अगर ये अपील की है, इससे नुकसान क्या होगा देश की जनता को? अच्छा हम तो ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करके इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिस रुपए को डॉलर के बराबर करने आए थे वो रुपए क्यों गिरा है। उन्होंने बहुत सी चीजें स्वीकार की हैं, बहुत। अच्छा एक सेकंड, 2 महीने तक जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे थे और भारत में नहीं बढ़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री को आपने बधाई तो तब भी नहीं दी, अब दे दीजिए, कोई बात नहीं, बिलेटेड चलता है। नहीं, क्यों नहीं देंगे? देखिए अरे तब अच्छा मतलब आज क्रिटिसाइज करेंगे कि अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्लॉ हो गए हैं, उस टाइम बचाए रखा उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पूछ रही हूं मैं आपसे, किस बात के लिए बधाई दे दें? मैं आपको डेटा दिखा देती हूँ, दुनिया के बाकी मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, पर अत्याचार चरम पर है। अरे सुनिए आज के मुद्दे पे रहते हैं ना, महिलाओं की बात कर लेंगे। सुनिए ना, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, औसतन 25% से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े, औसतन लगभग 30% से ज्यादा डीजल के दाम बढ़े इन तमाम बड़े मुल्कों में इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान। हिंदुस्तान में नहीं बढ़े ना। सुन लीजिए, जिन देशों का नाम बता रही हैं उन देशों में रोजगार के इंतजाम कैसे हैं उसकी भी तुलना कर लीजिए, वहां लोगों की प्रति आय कितनी ये भी तुलना कर लीजिए, दवाई की व्यवस्था क्या ये भी तुलना कर लीजिए, पढ़ाई की व्यवस्था क्या ये भी तुलना कर लीजिए, सड़क कैसी है, इंफ्रा कैसा ये भी तुलना कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दें कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया 12 सालों में। अच्छा। इस बात की बधाई दे दें प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, कि आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी जरा ये बता दीजिए
एक सवाल तो यहाँ पर भी अगर तमाम बर्बादी सोशल नहीं मीडिया है, जब भी अगर अपील है बधाई आपके चाहते हैं आलोचक जो हैं आपकी प्रधानमंत्री पार्टियों जी, के, तो हम एक मिनट सुन लीजिए, सरकार के जो आलोचक हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पर उपदेश कुशल बहुतेरे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। भाई सरकार को पहले बताना चाहिए था, ये अपील प्रधानमंत्री देश तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने खर्चों में कौन सी कटौती कर रही है? कौन सा जो मंत्रियों का बड़ा बड़ा कैवलकेड है उसको रोका जा रहा है? अच्छी जानकारी मैं दूं, जफर इस्लाम साहब इस पे तस्दीक करेंगे। ये पहली सरकार आई जिसने अपने खर्च को घटाया है। पहले की जितनी पूर्ववर्ती सरकार थी उनके खर्च इससे दुगुने हुआ करते थे। भारत प्रधानमंत्री बने, सुनील साजन जी बधाई नहीं देंगे। आप किसको बधाई देते थे सुनील साजन जी, याद दिलाऊं? पेड़ों पे पैसे नहीं उगते, मनमोहन सिंह बधाई सगाई दोनों साथ चल रहा था। आपको याद दिलाऊं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 65 के बाद शास्त्री जी के उपवास का समर्थन किया, और ये जो निर्लज्ज कम्युनिस्ट बैठा है इसके हिरेन मुखर्जी ने विरोध किया और शास्त्री जी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनाया। कौन था हिरेन मुखर्जी? 4 बार संसद का सदस्य, कोलकाता पूर्व से। याद दिला दूं मैं आज आपको, कम्युनिस्ट कभी इस देश के साथ खड़ा नहीं हुआ, समाजवादी तो खड़ा था। आज समाजवादियों ने उसी कांग्रेस के चट्टे बट्टे बनना स्वीकार किया है। आपको बधाई देना चाहिए सुनील जी प्रधानमंत्री को कि आपको निपटा के वो 12 साल से प्रधानमंत्री बने हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान पर ले गए। उन्होंने राष्ट्र से अपील की है थोड़ा बचत करने की। उन्होंने राष्ट्र को यह नहीं डराया नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा सा सोना कम करिए, थोड़ा सा खर्च कम करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता की अपील की है। आप अगर इस यात्रा में आत्मनिर्भर भारत होने को साथ नहीं देना चाहते, जनता देखेगी, निपटाएगी आपको हर जगह से। नहीं, अखिलेश जी ट्वीट कर पूछ रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आया। चुनाव देखिए, चुनाव यहां चलता रहता है, संकट हर तो साल पहले कहीं से ना चल कहीं रहा है चुनाव ना। होता है। कोविड भी था उस समय, दिल्ली में चुनाव था, बंगाल में भी चुनाव हुआ था। चुनाव होता रहता है देश में। चुनाव की टाइमिंग को मत लीजिए। आप समझिए कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध का टाइमिंग तो प्रधानमंत्री नहीं तय करते ना। शांति वार्ता वहां बहाल हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चूंकि वहां शांति अस्थायी हो नहीं पा रही, और अंशु जोशी ने अभी कहा कि यूएई अगर सऊदी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और गल्फ कंट्रीज भिड़ गए तो तेल का संकट और गहराएगा। तो संकट आए नहीं, उससे पहले जूझ ले, थोड़ा बचत कर ले। अब विवेक जी के पर्स में पैसा क्रंच होगा तो विवेक जी अपने घर जाके क्या कहेंगे अपने बच्चों से? और खूब उड़ाओ, जाओ सोना खरीद लो, जाओ खूब रेस्टोरेंट चले जाओ, 2-4 लीटर पेट्रोल और डलवा लो, 2-4 मर्सिडीज खरीद लो। विवेक जी के पास तो है, तो खरीदेंगे वो, क्या नहीं खरीदेंगे ना? तो पर्स को ठीक रखने के लिए प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी एक देशवासियों से अपील की है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है, दोनों निभाया है उन्होंने। सुनील जी, भाई दाम तो नहीं बढ़ाया ना, किफायत करने को कह रहे हैं, कुछ गलत काम बुरा काम करने को कह रहे हो, तो मैं आपको मंच दे रही हूं, ठीक है? आप बताइए ये जो 7 अपील हैं उससे देश का क्या नुकसान होगा, उससे देश को क्या डैमेज होगा, जरा समझा दीजिए देश को। देखिए, पहली बात तो ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब मामला देश के अर्थव्यवस्था या देश के अस्मिता पे आएगा तो ये पूरा देश देश के साथ खड़ा है, अपनी सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन अब सरकार के लोग जो कह रहे हैं कि पर्स तो प्रधानमंत्री जी ने छीन लिया आम आदमी का, किसी के पास बचा ही नहीं है कि वो पर्स रखे, उसमें पैसे रखे। किसी के पास रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आप ये उम्मीद करते हैं कि आपके हर बेईमानी भ्रष्टाचार पर हम प्रधानमंत्री जी को बधाई दें। हम गिरते हुए रुपए में तो प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं दे सकते। हां, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, लोग मानेंगे? आप लोग मानेंगे? ताली थाली बजवा दी, उससे क्या हो गया? आपकी अपील भी ड्रामा है। नहीं भाई, आप तो वो लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, भाजपा का है, लगवाएंगे देश नहीं, को बढ़ाने के लिए तो जो उपाय होंगे, अरे सुन लीजिए सर, वैक्सीन लगवाए थे आप कोविड का? ये मत वो तो भूलिए। प्रधानमंत्री जी ने भी नहीं लगाया, वो तो केवल फोटो खिंचाई थी। तो 150 आपने भी नहीं लगाया, केवल फोटो खिंचवाया भेजे हम लोगों ने था। कोविड जिन लोगों ने लगाया वो बेचारे डर डर के रह रहे हैं। अखिलेश जी ने अच्छा, लगवाया। जिन लोगों ने लगवाया वो बेचारे डर डर के रह रहे लगवाया हैं। है कि नहीं लगवाया है सुनील जी? ठीक है, आपने नहीं लगवाया, आपने लगवाया है कि नहीं लगवाया वैक्सीन? नहीं, हमने लगवाया है। डर डर के बैठे हो? हमने लगवाया, लेकिन डर लगता है। अच्छा, डर जिन लगता लोगों ने लगवाया उनको मौत के मुंह में सरकार हमने ने लगवाया और कोई डर नहीं लगता है, डर घूमते इस हैं। देश को वैक्सीन से आगे आते सुन हैं। लीजिए, अरे सुन लीजिए, ठीक है, सुनाइए। अगर इसी मैं टॉपिक पे आपने अभी तक नहीं बताया कि इन 7 अपील से देश का कौन सा नुकसान हो जाएगा? इतिहास लिखा जाएगा, ठीक है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। किस चीज में?
इस देश को बर्बाद करने में ठीक अगर है। किसी का इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। देश की दस सीमाएं सेकंड, हो, ठीक है। अर्थव्यवस्था पर आपने हो, मुझे आज का गरीब सवाल का और जवाब नहीं गरीब दिया। बनाना हो, आज के सवाल का बेरोजगारी जवाब नहीं बढ़ाना दिया हो, कि अगर ये उसके लिए अपील उनको कर दी है बधाई। तो दिक्कत कहाँ है? इसका- ये- अंशु ये जी, गलत बोल ठीक रहे है, हैं। अंशु जी, उनको बधाई। नहीं, भाई, ये गलत, अगर ये वो गलत बोल प्रधानमंत्री रहे को हैं। क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आलोचना का हम उसके स्वागत लिए कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री शब्द जी बोल को रहे हैं बधाई कि प्रधानमंत्री देना को चाहिए। इतिहास याद करेगा कि बर्बाद कर दिया। देश को भूखा रखने वाले लोगों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई, अंशु जी, 80 करोड़ लोगों को राशन अंशु मिला, जी, 4 करोड़ लोगों को घर मिला, जो अंशु विश्वकर्मा जी, योजना के लाभार्थी हैं उनको लाभ मिला। अरे देश भाई, में पहली बार यहाँ एक एक पूरा गरीब ये समझ पैम्फलेट पाया नहीं पढ़ना कि आयुष्मान भारत के अंदर अरे मेरा पैम्फलेट इलाज नहीं पढ़ना यहाँ पर। क्या अरे बात कर सुनिए रहे ना, हैं? सुनिए ना, सुनिए ना, कुछ एक भी बोल रहे मिनट। हैं। अंशु जी, मुझे अभी फिलहाल आज के टॉपिक पे रहते हो, मुझे ठीक है, ये लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं तमाम मुद्दों को, मुझे एक चीज समझा दीजिए बिल्कुल एक आम आदमी की तरह से, और एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट बनते हुए आप जरा समझाइए कि भाई जाहिर है जब पूरी दुनिया में अगर दाम बढ़ रहे थे हमने तब क्यों नहीं बढ़ाए? आप कह रही हैं कि नहीं मैनेज कर रहे थे हम, तो अब क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? क्या हम वेट अभी करें भी manage कर रहे हैं। एक मिनट, क्या हम वेट करें तो सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि तब हम दाम बढ़ाएं, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि भाई जब संकट बिल्कुल आके खड़ा हो गया तब याद आया क्योंकि चुनाव खत्म हो गया? पिनाज, अभी भी 700 बिलियन यूएसडी का फॉरेक्स रिजर्व है हमारे पास, अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अभी भी हमारे पास ऑयल एंड गैस एलपीजी के रिजर्व्स हैं। लेकिन मैंने आपको जो सिचुएशन बताई वेस्ट एशिया में जिस तरह से स्थितियां बदली हैं अचानक से, और ये जो अपील की गई है ये अपील है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूसेज ऑफ थिंग्स से, प्रोडक्ट से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि आप सोना बिल्कुल मत खरीदिए, वो ये नहीं कह रहे कि तेल बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, वो ये नहीं कह रहे एक समय रोटी मत खाओ, वो ये नहीं कह रहे कि हर चीज की राशनिंग होगी। उन्होंने ऑयल एंड गैस एलपीजी के दाम अभी भी बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। वो एक नागरिक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में हम सभी को सचेत कर रहे हैं कि भाई पश्चिम एशिया में संकट गहरा रहा है, तो अब वो समय आ गया है कि जब हम थोड़ा सा सोच समझ के, हम अपने घर में भी पिनास बजट बना करके, जब चीजें कभी आउट ऑफ बजट या बाहर की स्थितियां ऐसी होती हैं तो हम बचत पर जाते हैं, ठीक है। उसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यानी हम ये अभी भी एक सावधानी भरा कदम है, ये आप एक कॉशियस मेजर ले रहे हैं। अभी भी कोई पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे या इमीडिएट क्राइसिस आ जाएगा ऐसा आपको कम से कम अंशु जोशी हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट जुड़ी हूं उनको नहीं नजर आता है। जफर साहब आप ही के पास आ रही हूं, एक मिनट, एक डेटा दिखा दूं पहले, उसके बाद आपके पास आ रही हूं कि आपके सहयोगियों को क्यों शक होता है ना, अच्छे काम में भी उन्हें बुरा क्यों नजर आता है। जरा एक डेटा दिखा देती हूं कि कब कब चुनाव हुए और किस तरह से, मतलब आपको एक आपके सामने रख देती हूं कि कई बार जब चुनाव होते हैं, जैसे ही चुनाव की डेट खत्म होती है और उसके बाद ही जो दाम है पेट्रोल डीजल के वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये काम पेट्रोल कंपनियों का है, लेकिन कंपनियों की टाइमिंग पे भी विपक्ष को डाउट रहता है। अब मैं आपको वो डेटा आपके सामने यहाँ पे रख देती हूँ। 2018 में कर्नाटक के चुनाव थे, 19 दिन तक दाम नहीं बढ़े, चुनाव खत्म हुए दाम बढ़ गए। 2017 में गुजरात के चुनाव थे, 17 दिन तक दाम नहीं बढ़े। 2017 में 5 राज्यों के चुनाव में भी दाम नहीं बढ़े। 19 के लोकसभा चुनाव के बीच में तेल के दाम नहीं बढ़े। 23 मई को नतीजे आए और इसके बाद ही दाम बढ़ने शुरू हो गए, और इसीलिए विपक्ष को शक हो रहा है कि अब आप बढ़ाएंगे, चुनाव खत्म हो गए। देखिए वो तो कह रहे थे 4 तारीख को ही बढ़ा देंगे, फिर टाइमिंग कोई देख, सरकार सही समय जो होता है उसी समय बढ़ाती है, ये इसका कोई रेलेवेंस नहीं है कि, और ये बैक टेस्टिंग करने वाली चीज नहीं कि कब क्या हुआ था। वैसे तो बहुत सारी चीज निकाल देंगे जो इन लोग गुमराह करते हैं देश को, लेकिन वो हकीकत नहीं होते, झूठ बोलते हैं। लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद, इलेक्शन कोई रेलेवेंस नहीं, इलेक्शन होता रहता है, आज नहीं है तो कल होगा, कल नहीं होगा तो होगा, लेकिन दाम तो बराबर बढ़ते घटते रहते हैं, कभी घटाया भी। अभी आप इस पूरे ये इसका बात का कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि पूरे जो वॉर हो रहा था, पीक ऑफ द वॉर में हमने एक्साइज ड्यूटी कम की, 10 रुपए डीजल पे, 10 रुपए पेट्रोल पे, इसका कोई चर्चा नहीं, इससे बधाई सरकार को नहीं दे रहे। नहीं तो उस वक्त जो है बाकी लोग का जो आपके चैनल पे दिखा रहे हैं अभी, ऐसे हर जगह बढ़ जाता है, बढ़ गया रेट, वहां इंडिया में भी बढ़ जाता है, लेकिन आम नागरिक के पेट में, पॉकेट में कोई ज्यादा उसका बोझ ना पड़े, इसलिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की और बोझ जो है आम नागरिक से कम किया, हटा दिया, नहीं आने दिया। तो इस बात की बधाई देने के बजाय ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दिन भर गुमराह करते हैं। इसीलिए एक तो इनको उठा के फेंक दिया, लेफ्ट वाले को कहीं नहीं बचे। अब पहले कहते थे केरला में तो है, हम केरला में तो है, पहले त्रिपुरा से निकाला, बंगाल से निकाला, अरे भाई केरला में भी सफाया हो गया। और आपके जो साथी के लोग हैं, थोड़ा सा पॉजिटिवली चीजों को देखना शुरू कीजिए। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है ना तो अपने ऊपर भी आ जाती है वो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि उससे भी आपको ठीक है, ठीक है।
विवेक जी इसमें आप मुझे नेगेटिव ढूंढ के दिखाइए। विपक्ष के पास वो बारीक आंख होती है और लेफ्ट के पास तो खास तौर से कि जो हर चीज में नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। तो जरा ये बता दीजिए, ये जो एक मिनट बिल्कुल क्लियर कट यही बताइएगा। मैंने ये ऑफर सुनील जी को भी दिया था, मंच है आपके पास, बताइए जनता को 7 अपील में ऐसी कौन सी गलत अपील है जिससे देश का नुकसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे थे उस वक्त दाम नहीं बढ़ाए गए, आपके देशवासियों को, इंडस्ट्री को, सबको एक बफर मिला ना 60-70 दिन का, चाहे किसी भी वजह से मिला, बफर मिला ना, उससे देश का कौन सा नुकसान हो गया? ये दोनों चीजें आपको मंच दे रही हूं, मौका दे रही हूं, एक्सप्लेन करें देश को। मैडम, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी प्रवक्ता, चाहे सत्यप्रकाश जी हो या हमारे जफर साहब हो, मुझे बता दें कि 1 साल पहले पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और आपके देश में पेट्रोल की कीमतों में क्या फर्क था? 30-30 रुपए का फर्क था। यू आर 20, 30, 40 रुपीज मोर एक्सपेंसिव देन दीज कंट्रीज। आप पहले ही बहुत महंगे थे, अब और कितना बढ़ाओगे भाई? लूटोगे क्या? और दूसरी बात विनाश मैडम, पहले हम प्राइम मिनिस्टर प्रिकॉशन नहीं लेते। आपने अमेरिका के कहने पर जब ईरान के खिलाफ सैंक्शन आए, आपने भी तेल लेना बंद कर दिया था 2017 में। हम अमेरिका के साथ हैं, जो अमेरिका कहेगा वही सही। क्या आज संकट के समय में कोई भी खड़ा होगा आपके साथ? कोई सस्ता तेल देगा, कोई रियायत करेगा? विवेक जी आपको पता है कि हमारे कितने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जिस ईरान को लेके आप इतनी चिंता दिखा रहे हैं, आपको इतना दुख है, आक्रोश है, उसी ईरान ने हमारे जहाज क्यों निकलने दिए? आपकी सुनते नहीं क्या वो लोग? अगर आपके हिसाब से चले तो बिल्कुल ना निकलने देते वो तो। पूछिए वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया, ये बता देंगे। अमेरिका के साथ होता तो रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर देते ना, वो तो हमने नहीं किया। इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। हमारी विदेश नीति में इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं। हम गए थे ईरानियन एम्बेसी, हमने रिक्वेस्ट करा। हाँ, अच्छा आपके कहने पे माने वो लोग? हमने रिक्वेस्ट आपके कहने पे माने? भाई सैयद जफर इस्लाम साहब, लेफ्ट भी आपके साथ आ गया है। कल तो प्रधानमंत्री रेवंत रेड्डी को कह रहे थे इधर ही आ जाइए, लग रहा है लेफ्ट भी आपके साथ आ गया। वो कह रहे हैं हम गए थे ईरानियन एम्बेसी, हमने अपील की थी और इसीलिए वो जहाज निकले थे, इसीलिए जहाज निकले। अगर विवेक जी नहीं जाते और ये मुहिम नहीं छेड़ते तो कुछ नहीं हो रहा था, आपका जहाज नहीं निकलने वाले थे। मैं एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात जरूरी है। कहावत है ना विवेक, नूर बिहारी साहब की कहावत है, इतने हिस्से में बढ़ गया हूं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। वही लेफ्ट का हाल है कि चारों तरफ चित्रा के जीरो, कहीं बताइए कहाँ है ये? लेफ्ट टीवी डिबेट में बचा हुआ है त्रिपुरा में। अच्छा हाँ, तो टीवी पे रहिए भाई, वो भी खाली विवेक भाई को, वो भी खाली विवेक भाई को। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? विवेक को कितना भी आईना दिखाइएगा, उसको अपनी दाढ़ी फ्रेंच कट नहीं लगती, उसको लगती फुल है। सरकार मनमोहन सिंह की थी, विवेक सरकार में थे, ईरान से गैस पाइपलाइन आना था, विरोध करके बैठ गए, नहीं अमेरिका से डर गई, लेना ही नहीं है। वेनेजुएला में हुगो चवेज थे राष्ट्रपति, उस समय क्यों नहीं लिया भारत के लिए तेल? डर से नहीं लिया। क्यों? अमेरिका का दबाव था। आप इस बात को समझिए विवेक कि राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से एक साधारण सी अपील की है, जिम्मेदारी के तहत और एक अभिभावक होने के कारण। उस छोटी सी अपील में आपसे इतनी अपील है विवेक कि आप सोना मत खरीदिए। आप सोना खरीद रहे क्या विवेक? कम्युनिस्ट सोना खरीदने में यकीन रखता है? सैयद जफर इस्लाम साहब, कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, अभी जब मैं तमाम प्लेटफॉर्म्स को सर्च कर रही थी कि भाई ठीक है, आपने जनता से तो अपील कर दी, सरकार अपने स्तर पर क्या करेगी? वो भी तो बताना चाहिए था ना कि भाई हमने ये कटौती की है, हमने ये करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, हम लोग ये कर रहे हैं और अब आपसे भी अपील कर रहे हैं। आपको देखिए इकोनॉमिस्ट बैठी हैं, आप उनसे पूछिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जब से 2014 से सरकार आई है उसमें कमी आई है कि नहीं? हमने संयम बरता है। ऐसे खर्चे जो कि कमिटेड खर्चे थे उसमें भी सरकार ने कटौती करने की कोशिश की है और वेलफेयर स्कीम ज्यादा से ज्यादा आम नागरिक के लिए चलाई है। लोगों का हाथ थामा है, मजबूत किया है, उनके दामन को पकड़ के मजबूत किया है। लेकिन इसीलिए 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर चले आए। हमने फोकस किया है कि एवरी पेनी वी स्पेंड वो प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए, उसमें जो है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए और उससे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, आम नागरिक की जिंदगी बेहतर हो, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ये क्या है? हमने ऐसा नहीं कि खाली पेंशन देते रहो, ये देते रहो और जो गवर्नमेंट बोरिंग बढ़ाते रहो। फ्रीबीज आप लोग नहीं देते। बोरिंग में भी कमी की है और फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश की है। आप बताइए जो हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है, प्रूडेंशियल जो हमने नॉर्म्स जो है उसको फॉलो किया कि नहीं?
हमने कोविड के समय भी देखा इतनी तेजी से बढ़ी इसलिए कि सरकार की इनकम कम हो गई थी, लेकिन जैसे कोविड हुआ हमने एक जो रोड मैप बनाया जो है फिस्कल डेफिसिट कम करने का, और उसको मैंने फॉलो किया। ये किसके लिए किया? नहीं तो खर्चा बढ़ाते रहते हैं। ये लोग कहाँ ये चाइना के गोद में बैठ के देश की बुराई कर रहे हैं विवेक जी, अच्छी बात नहीं है। देखिए चाइना ने आपको कुछ किया नहीं, लेकिन कम से कम यहाँ तो दिया है, जरा देख लीजिए चाइना ने बढ़ाया है, कम से कम वो तो आपके लिए मार्गदर्शन वाला काम करते हैं ना। चाइना ने तेल का दाम बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, तो इसके बाद भी तारीफ तो कीजिए प्रधानमंत्री के, या इसमें भी आपको दिक्कत है? उनको वही बुरा लग रहा है कि चीन ने जब दाम बढ़ाया तो हमने क्यों नहीं बढ़ाए। विवेक को यही प्रॉब्लम है एक्चुअली। विवेक को फिस्कल डिसिप्लिन समझ में नहीं आया होगा जफर साहब। तारीफ कर दो। अच्छा विवेक, फिस्कल डिसिप्लिन समझते हैं आप? नहीं, कांग्रेस अपने ट्विटर हैंडल पे नहीं, सत्य मिश्रा जी, सरकार अपने खर्च को कम करेगी सत्य प्रकाश, फिस्कल डिसिप्लिन 9.1% था जो 4.4% तक लाया गया। राजकोषीय अनुशासन कहते हैं, आपको समझ में आता है विवेक राजकोषीय अनुशासन किसको कहते हैं? अगर समझ में आता है तो आपको तस्दीक करना चाहिए कि भारत की सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को नियंत्रित किया और 4.4% पर लाया जो 9.1% था। तो इस बात को समझिए, हमने अपने खर्चे को घटाया है। और बिल्कुल पिनाक जी, सरकार मुस्तैद है, और सरकार ने जब देश से अपील की है तो कहते हैं वो चैरिटी बिगिंस विथ होम, सरकार भी अपने खर्च को कटौती में लाएगी। ठीक है, सईद जफर साहब, खड़गे साहब की भी बात कर लेती हूँ यहाँ पे। वो कह रहे हैं गरीबी में आटा गीला हो रहा है, तब मोदी जी देश को बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। नहीं सुनिए मैडम, 10 सेकंड बोलूंगा। देखिए ये नहीं समझ पाएंगे, ये सब ये कांग्रेस। ये आप समझा दीजिए ना, मौका मैं आपको भी दे रही हूँ भरपूर समझाने का। देर आए दुरुस्त आए। देखिए ऐसा है, देर आए दुरुस्त नहीं। हमने तो वॉर, जिस दिन वॉर शुरू हुआ पूरे दुनिया में इसके लिए मार्केट का क्रैश हुआ, तो क्या भारत देश का क्रैश हुआ? क्यों भाई? यही तो देखना चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए पार्टी के प्रेसिडेंट होने के नाते। आदरणीय खड़गे जी, जिनको मैं भी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनको ये समझना कि राजनीति कीजिए ना, हर मुद्दे पर राजनीति कीजिए, लेकिन देश के जब संकट में हो तो राजनीति नहीं होती है, वो देश नीति की बात होती है। सुनील सिंह जी की पार्टी के मुखिया तो कह रहे हैं कि हर संकट के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, ये वॉर का कोई चक्कर नहीं है। सुनील जी, अच्छा तो करा दे जाके। देखिए पिनाक जी, मैं तो अनुरोध करूंगा, सुन लीजिए। अरे जफर भाई सुन लीजिए। एक तो जफर भाई, आपको पूरा देश सुन रहा है, आप एक तो ये साफ कर दीजिए कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जी डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम नहीं बढ़ाएंगे, अपील करेंगे। प्रधानमंत्री जी पे शंका जानते कहां होती है, कहां मन में सवाल आता है प्रधानमंत्री जी को लेके? जब कोविड में प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड बना। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी सुनील जी, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। बहुत देर से मेरी टीम कह रही थी, मैं सुन नहीं पा रही थी उस आवाज को, मैं माफी चाहूंगी। आप सभी इस चर्चा में शामिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री की अपील के बाद बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने सचिवों को क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह से, जो हम कह रहे थे कि खुद से पहला कदम आपको खुद उठाना है, तो वहां पर क्या कदम उठाए गए हैं इस अपील के बाद सरकार में, डिटेल देंगे इस ब्रेक के बाद।